Dear students, today we are going to learn Principle of Scientific Management given by Frederick Winslow F.W. Taylor. In last lecture, we have studied the 14 Principle of Management given by Henry Fayol. In this lecture, we will learn the Principle of Scientific Management given by given by F.W. Taylor. So F.W. Taylor was an American who started his career as a machinist, and gradually through his hard work and progress he got the position of chief engineer. F.W. टेलर एक अमेरिकन था और मशीनिस्ट था. उसने अपने हार्ड वर्किंग की वजह से और अपने प्रोग्रेस की वजह से चीफ इंजीनियर की पोजीशन उसने अचीव कर रखी थी. He introduced his experiments and observation based on scientific data. तो टेलर ने अपना एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इंट्रोड्यूस किया साइंटिफिक डेटा के बेसिस पर. तो साइंटिफिकली उसने जो है डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन एंड रिगार्डिंग द मैनेजमेंट. टेलर अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर का जो अप्रोच था मैनेजमेंट के ताल्लुक से वो किस तरह का था? साइंटिफिक मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट. दिस वाज द अप्रोच ऑफ टेलर. फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो F.W. टेलर का जो मैनेजमेंट थॉट के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए F.W. टेलर जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हेनरी फ्यूएल जो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, जबकि F.W. टेलर जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है. तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फ्रेडरिक विंसलो का. जैसे आप जानते हैं कि फ्रेडरिक विंसलो का जो मेन अप्रोच है वो है साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड है. तो F.W. टेलर के मुताबिक जो भी मैनेजमेंट वर्क होता है वो साइंटिफिकली होना चाहिए. साइंटिफिकली एनालिसिस होना चाहिए वर्क का, साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए. तो कोई भी काम साइंटिफिकली करने पर इसका जो है एम्फेसिस रहा है F.W. टेलर का. तो जिस तरह से हेनरी फ्यूएल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया जाता है और इसको अप्लाई किया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में. उसी तरह से F.W. टेलर के प्रिंसिपल को भी जो है एक्सेप्ट किया जाता है यूनिवर्सली और इसको भी अप्लाई किया जाता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. तो चलो आज देखते हैं कि F.W. टेलर ने मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल दिए हैं. तो इसने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो साइंटिफिक डेटा के बेस पर दिए हैं. साइंटिफिक प्रिंसिपल इसके हैं. लेट्स सी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वन बाय वन. नंबर 1, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक F.W. टेलर ये कहता है कि मैनेजमेंट में रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए. ठीक है. रूल ऑफ थंब किसे कहते हैं? रूल ऑफ थंब यानी मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजन ले रहा है. स्टैंडर्ड वर्क का जो कैलकुलेशन कर रहा है विद द आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस. सो इट विल नॉट बी appreciated and it will not be useful for the management. F.W. Taylor says that each and every work and each and every decision should be taken scientifically, not upon the willingness. So rule of thumb shows that dictatorship of the manager. Manager says that yes, this is the good, this is the bad on the basis of the past experience. So past experience is not required in management. If you want the efficient and effective result of your business organization, then you have to analyze scientifically for the work to achieve the success. So according to this principle, instead of rule of thumb, each and every job should be analyzed scientifically. Scientifically decision should be taken. The employees should be assessed scientifically. The manager should
prepare the standard work and he should decide the standard work and standard output, and on the basis of this standard work and standard output the manager should decide the work of each and every employee. ठीक है, तो ये था पहला प्रिंसिपल जिसमें रूल ऑफ थंब या फिर ट्रायल और एरर मेथड को टोटली एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया, निगलेक्ट किया है। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब में क्या हुआ करता था कि मैनेजर जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रेजेंट के डिसीजन लेता है और अपनी विलिंगनेस पर। तो यहाँ पर रूल ऑफ थंब में अपने मर्जी से लिया जाता था, आपको अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ ये काम अच्छा हो रहा है, तो एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि अपने मर्जी से नहीं होना चाहिए, आपको पसंद आ रहा है तो ये काम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एफडब्ल्यू टेलर कहता है कि कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसका साइंटिफिकली रिसर्च होना चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए, उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, उसका जो है स्टैंडर्ड डिसाइड होना चाहिए, उसके बाद जो है वर्क का एलोकेशन जो है एम्प्लॉयज़ में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी द हार्मोनी in the organization between the employer and employees. Harmony means the coordination between the employer and employees. There should be the better coordination. As you know that the coordination is very important for every business organization to achieve the success and to increase the productivity of the business organization. So the employer should cooperate, should coordinate all the employees in each and every work, and the employee should also coordinate to the top management for the better result of the organization. तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक एफडब्ल्यू टेलर कहता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ या फिर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान प्रॉपर हार्मोनी होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए, दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। एम्प्लॉयर और टॉप मैनेजमेंट ने जो है एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करना चाहिए और एम्प्लॉयज़ ने मैनेजमेंट को जो है कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है बिज़नेस का एफिशिएंट परफॉर्मेंस होता है, बिज़नेस का बेटर रिजल्ट हमको मिलता है। नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। So F.W. Taylor introduced the concept of mental revolution. Mental revolution shows that the change in the attitude of the employees and management. So as per this principle, there should be the equal importance for employer and employee, management and employees. So both should think they have the equal importance in the organization. No are greater than each other. All are having the equal importance in the business organization. If such type of mental revolution is created in the organization, then all the employees and management will work with cooperative manner and they can achieve the goals of the organization. तो एफडब्ल्यू टेलर के मुताबिक इस प्रिंसिपल में जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन इस कॉन्सेप्ट को एफडब्ल्यू टेलर ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एफडब्ल्यू टेलर ये कहना चाहता है कि जो एटीट्यूड होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का, ये दोनों में जो है प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, यानी इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल इम्पोर्टेंस होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट से ग्रेटर जो है इम्पोर्टेंस नहीं होना चाहिए और उसी के साथ साथ मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, यानी दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस समझा जाना चाहिए। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेट करें और एम्प्लॉयज़ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मैनेजमेंट के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये प्रिंसिपल्स जो है हमने हेनरी फेल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी सीखा था, है ना, कि जैसे मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो यहाँ पर यही कहना चाहता है एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलो। सो इन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी द कोऑपरेशन between the employees and employer, because management is not a task of a single person, it is a work and it is a work of group activity. So the goals of the organization is
achieved with the help of teamwork. Therefore, it is the responsibility of the manager to create the group work or teamwork among the employees, and employees should also follow the rules and regulations of the organization and they should follow the orders of their superiors. तो ये प्रिंसिपल आप देख रहे हैं, तो कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ये ऐसा काम है जो ग्रुप के ज़रिए किया जाता है। तो मैनेजरियल सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो ग्रुप के ज़रिए परफॉर्म की जाती है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के दरमियान कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोऑपरेशन अगर एक दूसरे में रहेगा तभी हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस प्रिंसिपल ऑल्सो वी हैव सीन इन द प्रिंसिपल ऑफ management given by Henry Fayol, authority and responsibility. So F.W. Taylor also says that every responsibility, every authority should have the responsibility. It means there should be the division of responsibility between the employer and employees. The work should be divided according to the knowledge, skill, capacities and capabilities of the employees and management. If work will be divided according to their skill, knowledge and capacity, then the result of the organization will be 100%. That's why the employer should coordinate and the top management should coordinate all the employees, and it is the responsibility of the management to help each and every employees to complete that task. They should conduct the proper discussion with the employees. They should always welcome the suggestions of the employees, and employees should also perform their activities with a responsibility given by the top management according to their post. तो ये प्रिंसिपल हमको बताता है कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी तो हम दे रहे हैं, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डिवीज़न होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ में। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और एम्प्लॉयज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों का जो है डिवीज़न होना चाहिए। तो इसका डिवीज़न के लिए तो साइंटिफिकली डेटा कलेक्ट करना चाहिए, कौन से एम्प्लॉयज़ का कितना जो है आउटपुट है, कितना काम है, किस तरह से उसका परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से उसको वर्क डिवाइड करना चाहिए। उसी तरह से मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने एम्प्लॉयज़ के ताल्लुक़ से, इसका भी प्रॉपर डिवीज़न होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करती है तो एम्प्लॉयज़ जो है सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जब वो अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो इफ़िशेंटली वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसका असर प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। F.W. Taylor says that in the organization there should be the development of employer as well as employees. It means there should be the proper training program should be conducted for the development and improvement of the employees. Employees should be aware with the latest technology, with the use of new machineries. Therefore, the proper training is required for the employees. If training program will be conducted by the organization, then all employees will get trained and they can achieve the target given by the top management. And in the same way, employees should be trained to increase the productivity, which will ultimately leads to the development of the employer. So employer will earn more profit. तो ये प्रिंसिपल बताता है, F.W. टेलर कहता है इस प्रिंसिपल में कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई इन दोनों का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। किस लिए डेवलपमेंट होना चाहिए? ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली हम चला सके, जो टारगेट है उसको अचीव कर सके, प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सके, सेल को इंक्रीज़ कर सके। तो इसलिए F.W. टेलर कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। तो ट्रेनिंग से जो है एम्प्लॉयज़ अवेयर हो जाते हैं
उनके अंदर डेवलपमेंट आ जाता है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन सी नई मशीनरी आई है, उसका यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इम्प्रूव करना है, वर्क करने की टेक्निक जो है उसको कैसे बदलना है, ये ट्रेनिंग से पता चलता है। तो इसलिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ये ज़रूरी है एज़ पर द FW टेलर। उसके बाद ये सारे जो है प्रिंसिपल्स हमने सीखे हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट FW Taylor has given the more emphasis on scientific data and scientific analysis of work. FW Taylor says that each and every job should be scientifically assigned to the employees after knowing the standard performance of the work and output of the work. The work should be decided scientifically. So scientifically decision should be taken, problem should be solved scientifically. So there should not be any rule of thumb and trial and error method. So these are very important principle of scientific management given by FW Taylor. And as you know that FW Taylor has given the great contribution to the management thought, just like the Henry Fayol, and Henry Fayol is known as father of modern management and FW Taylor is known as father of scientific management। ठीक है, तो FW टेलर और हेनरी फेयल दोनों के प्रिंसिपल्स हमने सीखे हैं। FW टेलर जो है साइंटिफिक डेटा के ऊपर जो है इसका ज़्यादा फोकस रहा है, साइंटिफिक डिसीजंस, साइंटिफिक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसने मैनेजमेंट को साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा है, इसलिए मैनेजमेंट थॉट में इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। हेनरी फ्यूएल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है और FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में जो है 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो यू कैन राइट 4 to 5 पॉइंट्स एंड 4 points फॉर 4 मार्क्स एंड 5 points फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।